एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट के साथ रहने पर व्यक्ति की वास्तविक जिंदगी बदलकर एक फेक या आर्टिफिशियल जिंदगी में बदल जाती है, जिससे अपनी निगाह में ही सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए अगर नार्सिसिस्ट के साथ रहना मजबूरी हो? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स की जड़ जो है इसी प्रश्न में छुपी हुई है जो आपने पूछा है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें ये आर्टिफिशियल जिंदगी हमारी क्यों हो जाती है, क्यों हमें आर्टिफिशियल या फेक जिंदगी हमारी ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है। देखिए, नार्सिसिस्ट एक फॉल्स इमेज बना करके जीता है। फॉल्स इमेज कैसी होती है? ग्रैंडियोसिटी या भव्यता की उसकी सेल्फ इमेज होती है। ये ग्रैंडियोसिटी की इमेज क्यों बनाता है? चाइल्डहुड फेलियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंटल केयर गिविंग में जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, जो परेशानियां पैदा होती हैं, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। कैसा है? अचीवमेंट सेंट्रिक फैमिली है। वो जो है परफेक्शनिस्ट चाहती है, परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड के साथ जीना चाहती है, सब कुछ परफेक्ट हो। अब बच्चा परफेक्ट नहीं हुआ तो बच्चा क्या काम करता है कि पेरेंट्स की निगाह में गिर ना जाए, इसलिए वो झूठा ये दिखाने लगता है कि वो हर चीज में उसका अचीवमेंट है, हर चीज में वो सक्सेसफुल है। तो झूठी सेल्फ इमेज एज्यूम कर लेता है पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए। यही बाद में फेक इमेज बन जाती है और वो ग्रैंडियोसिटी, उसके जीने का ग्रैंडियोसिटी या भव्यता रूपी के साथ, भव्यता की सेल्फ इमेज के साथ वो जीने लग जाता है अपनी एडल्ट लाइफ में भी, और दूसरों के साथ भी वही एटीट्यूड रखने लग जाता है तो उसने अपने पेरेंट्स के साथ जिस तरीके से रखा था, क्योंकि उसको लगता है कि ये वर्क करता है। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए तो वो अपनी ग्रैंडियोसिटी या भव्यता की सेल्फ इमेज के पीछे अपनी अक्षमता को, अपनी शर्मिंदगी को, अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाए रहता है। अब अगर कोई व्यक्ति भव्यता की सेल्फ इमेज रखेगा, ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज रखेगा और खुद एक्चुअली ग्रैंडियोस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये इमेज, सेल्फ इमेज फॉल्स है, जनरलाइज्ड वे में कहें तो सारी ही सेल्फ इमेजेस फॉल्स होती हैं, तो ये भी फॉल्स है। तो ये झूठी सेल्फ इमेज को दुनिया कभी भी चोट मार करके खत्म कर सकती है। तो दुनिया इसको चोट मार करके खत्म ना कर दे, इसलिए इस सेल्फ इमेज को सपोर्ट करने के लिए नार्सिसिस्ट एक नैरेटिव क्रिएट करता है, एक कथानक पैदा करता है और दूसरे लोगों को उस ऐसा मजबूर करता है कि वो कथानक में एक पात्र बन सके, एक ऐसा पात्र जो कि उसकी सुपीरियरिटी को, उसकी ग्रैंडियोसिटी को स्वीकार कर सके, ताकि वो अपनी ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज की कल्पना करके वहां से नार्सिसिस्टिक सप्लाई लेता रहे और हैप्पीनेस प्राप्त करता रहे, ऑन द हाई रहे हमेशा। तो इसलिए वो दूसरे लोगों को मजबूर करता है कि वो उसकी नैरेटिव के हिसाब से जिए। अब अगर मान लीजिए आप दूसरे के नैरेटिव के हिसाब से जीने लगेंगे तो क्या होगा? आप तो उसकी स्क्रिप्ट के कैरेक्टर मात्र बन गए। जब आप उसकी स्क्रिप्ट के कैरेक्टर बन जाएंगे तो क्या होगा? आपकी अपनी जीवन रियल रहेगा कि आपका अपना जीवन अनरियल हो जाएगा? ऑब्वियसली आपका अपना जीवन अनरियल हो जाएगा, आपका अपना जीवन कृत्रिम हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। इनफैक्ट धीरे धीरे आपकी जो वास्तविक जीवन है वो वास्तविक जीवन बदल करके आर्टिफिशियल हो जाएगा, जैसा कि आपने अपने प्रश्न में लिखा है। इसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल लाइफ कन्वर्ट होकर के टू डायमेंशनल हो जाना। E.M. फॉस्टर ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल। उसमें वो लिखते हैं ये बात, उसमें वो कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वो होता है तो थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल वो है जो पूरी है, पूरी तरीके से उसकी इंडिपेंडेंट लिविंग है, ऑथेंटिक लिविंग है। टू डायमेंशनल फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर का मतलब है डेड कैरेक्टर। डेड कैरेक्टर का मतलब है वो इसको स्क्रिप्ट के हिसाब से जीना पड़ता है, उसकी लाइफ आर्टिफिशियल हो जाती है, कृत्रिम हो जाती है। तो नार्सिसिस्ट के साथ वही हाल है, टू डायमेंशनल हो गए, फ्लैट हो गए, फ्लैट टू डायमेंशनल डेड कैरेक्टर हो गए। तो पर्सनैलिटी हमारी, हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसा हो गया? हम कैसे हो गए? डेड हो गए। अभी इसका सॉल्यूशन बताएंगे, तो अभी इतना निराश ना होइए। वेस्टर्न
साइकोलॉजी यहीं आकर के रुक जाती है कि वो कहती है आपका जो कैरेक्टर है वो फ्लैट कैरेक्टर हो गया, टू डायमेंशनल कैरेक्टर हो गया। टू डायमेंशनल कैरेक्टर का मतलब डेड। आप अपनी एक्चुअल लाइफ सेट में अलाइव रहेंगे, जीवंत रहेंगे, तो नार्सिसिस्ट की जो वो है क्या कहते हैं नैरेटिव है उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। नैरेटिव में फिट होने की कोशिश करेंगे तो टू डायमेंशनल कैरेक्टर बन जाएंगे, डेड कैरेक्टर बन जाएंगे। क्योंकि याद रखिए जो भी चीज फेक होगी उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। जिस चीज में कोई बदलाव नहीं होगा उसको हम कह सकते हैं डिकेडेंट या डेड। तो नार्सिसिस्ट के कथानक में डेड कैरेक्टर जब हम फिट होने लग जाते हैं तो हम खुद एक डेड कैरेक्टर की तरीके से बदल जाते हैं, डेड कैरेक्टर में बदल जाते हैं। तो हमारी, दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए, हमारी एक्चुअल लाइफ, हमारी जो लाइवलीनेस है, लाइवलीनेस हमारी खत्म हो जाती है। तो एक तरीके से हम एक जॉम्बी में बदल जाते हैं और नार्सिसिस्ट के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ भी आर्टिफिशियल हुई, इसीलिए आपकी भी लाइफ में जो है कृत्रिमता आ गई है। और जब हम अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं, दूसरे के हिसाब से जीते हैं, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिर जाती, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर गई है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम ऑथेंटिक लिविंग नहीं होती, अपने हिसाब से नहीं चल पाते हैं, अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होगी? हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी, आत्मसम्मान गिर जाएगा। अब यहाँ बहुत सारी बातें हमें समझने वाली हैं, इसलिए निराश नहीं होना, अभी पहले समझिए। तो अब सवाल ये होता है कि जो आपने पूछा है कि इसका क्या कोई उपाय है, तो देखिए आपको मैं ये समझिए, पहले मेथड को समझेंगे। मेथड कैसे काम नार्सिसिस्ट के साथ रहने में हम क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज को पहले हम समझ लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमें ना तो नार्सिसिज्म के बारे में जानकारी है, ना हमें जीवन के बारे में कोई जानकारी है। तो हम कैसे रहेंगे? हम बाहर से भी कमजोर हैं, अंदर से भी कमजोर है। यह है पॉसिबिलिटी नंबर 1। बाहर से भी कमजोर, अंदर से भी कमजोर। अंदर से कमजोर होने का, अंदर से शक्तिशाली होने का क्या मतलब होता है वो अभी मैं बताऊंगा। पहले आप इतना समझ लीजिए, जो व्यक्ति नार्सिसिज्म के बारे में भी नहीं जानता और जीवन के बारे में भी इन जनरल नहीं जानता है, वो क्या है? अंदर से भी कमजोर है, बाहर से भी कमजोर है। जो व्यक्ति बाहर से कमजोर होगा वो तुरंत आर्टिफिशियल जिंदगी उसको जीने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा। अभी बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है और इससे कैसे बच सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी लंबी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है और तुरंत आपका जो जेस्टॉल्ट है वो बदल जाएगा। तो जो व्यक्ति कमजोर है, जिसे ना नार्सिसिज्म के बारे में जानकारी है, ना जीवन के बारे में जानकारी है, वो बाहर से भी कमजोर है, अंदर से भी कमजोर है। उसे नार्सिसिस्ट आर्टिफिशियल बना देगा, उसको एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देगा। मेटाफोरिकली वो एक डेड कैरेक्टर की तरह हो जाएगा, टू डायमेंशनल फिगर हो जाएगा वो। तो ये तो पहला पहला एक सामान्य व्यक्ति जब नार्सिसिस्ट के चंगुल में आता है, जिसे कोई जानकारी नहीं होती, तो उसके ये उसके कॉन्सिक्वेंस है, ये तरीका हो जाता है उसके जीने का। सेकंड, वो साइकोलॉजिस्ट की बात सुनता है, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट खासतौर से। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट्स उसको ये बताते हैं कि बाहर कैसे सख्त बने, स्ट्रांग कैसे बने। तो जब वो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट की बात मानता है तो वो बाहर से सख्त बन जाता है, बाउंड्रीज कैसे बनाएं, ये सब कैसे करें, और अंदर से कमजोर बना रहता है। बाहर से सपोर्ट ले लें, बाहर से बाउंड्री बना लें, तो बाहर से शक्ति, बाहर से स्ट्रांग बन जाए। लेकिन अंदर का तो कोई मामला रहता नहीं है साइकोलॉजी में, क्योंकि अंदर और बाहर के बीच में वेस्टर्न साइकोलॉजी फर्क ही नहीं कर पाता है। तो अंदर से कमजोर बने रहेंगे, लेकिन बाहर से स्ट्रांग बने रहने का तरीका निकालेंगे। लेकिन एक बात आप यहाँ पे समझने वाली है, ये टेक्निक्स बहुत कम काम कर पाती हैं कंसेप्चुअली। बाहर से स्ट्रांग रहना एक आइडियल कंडीशन है, अच्छी बात है बाहर से स्ट्रांग रहना, लेकिन बाहर से स्ट्रांग वही रह सकता है जो अंदर से स्ट्रांग हो। तो अंदर से स्ट्रांग ना रह पाने की वजह से अगर कोई बाहर की तरफ स्ट्रांग होने की कोशिश करता है तो बहुत ही लिमिटेड सक्सेस मिलती है और नार्सिसिस्ट और ज्यादा उसके ऊपर अटैक बढ़ा देता है। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है, व्यक्ति एक रिलीजियस अगर है, तो रिलीजियस होने पर क्या होता है, आदमी बाहर से भी सख्त हो जाता है, अंदर से भी सख्त हो जाता है। जो आदमी बाहर से भी सख्त है और अंदर से भी सख्त है, वो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ता है। वो दूसरे को हमेशा ये घमंड को दिखाता है हमेशा कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं,
और मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी झुकूंगा नहीं। ऑथेंटिसिटी के साथ कंप्लीटली मैं बात करूंगा, ऑथेंटिसिटी के साथ रहूंगा। इंटरनली भी ऑथेंटिक हूं, बाहर भी ऑथेंटिक हूं, बाहर भी स्ट्रांग हूं, इंटरनली भी स्ट्रांग हूं। ऐसे आदमी की नार्सिसिस्ट से सीधे टक्कर होती है, और टक्कर में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस फ्रिक्शन के ज्यादा बढ़ जाने से, बहुत ज्यादा बढ़ जाने से डिस्टरबेंस भी उसी प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उससे व्यक्ति की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये है तीसरा तरीका जिसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि इसमें कोलिजन हेड ऑन होता है। नार्सिसिस्ट का भी नष्ट हो जाता है, रिलीजियस व्यक्ति के भी नष्ट होने का बहुत ज्यादा खतरा है। फिर चौथा तरीका है, उसे कहते हैं स्पिरिचुअल तरीका। स्पिरिचुअल तरीका बड़ा सेफ है। स्पिरिचुअल तरीका बहुत ही सेफ इसलिए भी है क्योंकि लाइफ लाइक है, सेफ इसलिए क्योंकि सुरक्षित है, क्योंकि जीवन की संभावनाओं के अनुरूप है, इसलिए सेफ है और सुरक्षित है। तो क्या है स्पिरिचुअल तरीका? बहुत सरल है। इसमें क्या है, बाहर से लचीला, अंदर से स्ट्रांग। बाहर से लचीला, अंदर से स्ट्रांग। एक तरीके से अगर आप देखें तो आप यही कर रहे हैं। आप क्यों आर्टिफिशियल हो गए? आप आर्टिफिशियल इसलिए हो गए हैं क्योंकि आप बाहर से लचीले हैं। उस आर्टिफिशियलिटी की वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रही है, क्योंकि अंदर से भी स्ट्रांग वीक है। अगर अंदर से आपको कुछ सही बात समझ गए होते, स्ट्रांग होते, अगर अंदर से समझ, क्लैरिटी होती, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती, आप समझ गए होते, अंडरस्टैंडिंग का विकास हो गया होता, वर्टिकल लेवल पे आपका विकास अगर हो गया होता, तो फिर आप क्या होता कि अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट ना गिरती, बाहर से लचीला बने रहते। तो बाहर से लचीला, अंदर से स्ट्रांग। देखिए, पानी यही तो करता है। पानी की क्वालिटी देखिए, पानी क्या है, बाहर से पिलपिला है एकदम, लात मार दोगे हिल जाएगा, उधर चला जाएगा, कब जिस बर्तन में डालोगे वैसा हो जाएगा। बाहर से लचीला है, और अंदर से पानी जानता है कि हम हर चट्टान को काट सकते हैं, हम हर बांध को तोड़ सकते हैं, हम हर तट को काट सकते हैं, हम हर पहाड़ को हिला सकते हैं, हर चीज को काट सकते हैं, लोहे को भी हम काट सकते हैं। तो पानी अंदर से स्ट्रांग है, बाहर से पिलपिला है, बाहर से लचीला है। जो चीज बाहर से लचीला होता है, अंदर से स्ट्रांग होता है, तूफान के समय झुक जाता है, तूफान गुजर गया फिर से खड़ा हो जाता है, हरी घास की तरह। तो यही पानी की तरीके से आपको बनना है, अंदर से स्ट्रांग और बाहर से आपको लचीला बनना है। इसके लिए अंदर और बाहर के बीच में फर्क करना आना चाहिए, वो अभी बताऊंगा कि अंदर और बाहर कैसे फर्क करते हैं। इनफैक्ट सारे वीडियोस में बताता हूं, आज भी आपको ये मैं ठीक से बता देता हूं कि अंदर और बाहर के बीच में फर्क करना कैसे हो, सीखे। ओके, तो आप पहला तो रूल समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं, बस थोड़ा सा समझ की आपको जरूरत है। तो बाहर से लचीला, अंदर से स्ट्रांग। जो बाहर से लचीला होगा वो नार्सिसिस्ट के हिसाब से जो है अपने आप को बदल लेगा। अपने जैसे नार्सिसिस्ट अगर कुछ कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेगा, बाहर से लचीला है ना, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेगा, वैसे ही जैसे पानी कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करता है, इधर उधर से एडजस्ट कर लेता है, बात मान लेता है, किसी चीज को लेकर के कोई फस क्रिएट नहीं करता। बाहर से लचीला, अंदर से स्ट्रांग, ये है आपकी टेक्निक। अब एक बात याद रखिए आप हमेशा, एक टर्म होता है उसे कहते हैं कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज और आर्टिफिशियलिटी के बीच में फर्क को समझना होगा हमें। आप आर्टिफिशियली इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि आप एक आर्टिफिशियल व्यक्ति हैं या आर्टिफिशियल बन करके आप कुछ फायदा कमाना चाह रहे हैं, नहीं। आपके लिए आर्टिफिशियल होना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक छोटे उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि एक कमांडो है, पैराट्रूपर कमांडो, पैराट्रूपर है बेचारा, उसको जो है बिहाइंड द एनिमी लाइंस भेजा जाता है ना, पैराट्रूपर्स को बिहाइंड द एनिमी लाइंस को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, शत्रु सेना के
अंदर जाकर के छोड़ दिया जाता है, यानी दुश्मन देश के अंदर उसको उतार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति दुश्मन देश के अंदर उतार दिया जाएगा वो कितने भारी खतरे में आ जाएगा। लेकिन पैराट्रूपर की ट्रेनिंग है, कैसे ट्रेनिंग है? अपने आप को छुपा करके रखना, छद्म रूप में रहना। तो छद्म रूप उसको आता है, कैमोफ्लाज उसको आता है। हो सकता है नदी में दलदल में खड़े हैं 5 दिन से, सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, दलदल में खड़े हुए हैं, काल दलदल का सारा वो लगाए हुए हैं अपने ऊपर, कीचड़ कीचड़ लगा करके खड़े हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या हम कहें कि पैराट्रूपर आर्टिफिशियल जिंदगी जी रहा है? नहीं, पैराट्रूपर आर्टिफिशियल जिंदगी नहीं जी रहा है। पैराट्रूपर ये जानता है कि मेरे लिए उचित समय नहीं आया है अभी। उचित समय अब आए बिना ही बाहर निकल आना अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए उचित समय बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए पैराट्रूपर उचित समय का इंतजार कर रहा है। वैसे ही आप भी उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी के जीने के तरीके को आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे, आपके जीने को कहेंगे कैमोफ्लेज। तो तो क्या पैराट्रूपर जो ऊपर कीचड़ लगा करके खड़ा हुआ है, तो उससे क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरनी चाहिए? नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि कैमोफ्लेज उसने खुद चुना है इसको अपने बचाव के लिए। कॉन्शियस चॉइस है ये। आर्टिफिशियलिटी कॉन्शियस चॉइस नहीं होती है, आर्टिफिशियलिटी अनकॉन्शियस है। लेकिन कैमोफ्लेज अनकॉन्शियस नहीं है, कैमोफ्लेज कॉन्शियस है, क्योंकि आप खुद उसको चुनते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो आप जानते हैं कि अभी आप रोल प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे एक स्पाई है, वो दुश्मन देश के अंदर जाकर के रह रहा है, पान की दुकान खोल लिया, अब वो पान की दुकान चला रहा है। तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं और मैं तो एक स्पाई बन करके आया हूं और मैं पान की दुकान पर बैठा हूं। कितनी नीचता वाली बात है ये, है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी गिरेगी। पान की दुकान पर बैठना उसका कैमोफ्लेज है, उसका छद्म रूप है। जैसे ही उचित समय आएगा वो पान की दुकान छोड़ करके अपने देश में वापस आकर के फिर से आईपीएस बन जाएगा। तो वही हाल आपका है। आपने क्या है, याद रखिए, महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने यही बात बोला था। जयद्रथ वध के वक्त उन्होंने सूर्य को छुपा लिया था, ये भी एक कैमोफ्लेज है। श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के थ्रू एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, और वो मैसेज ये है कि ट्रूथ इज अबाउट टाइमिंग। हर वक्त ट्रूथ नहीं बोला जा सकता, उचित समय आता है तब आपको ट्रूथ को, ऑथेंटिसिटी को, ट्रूथ को आप अपना सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने यही बात बोला। और जानते हैं आप, ये बहुत जरूरी भी है। आर्टिफिशियल छद्म जीवन, कैमोफ्लेज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अंदर से आप अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं ना। अभी आप कमजोर हैं। देखिए, जो पौधा कमजोर रहता है, अंदर से अभी आप वीक हैं, इसलिए तो आप आर्टिफिशियल बन गए। इसलिए तो आपको छद्म रूप रखना पड़ा। कमांडो पैराट्रूपर खड़ा है कीचड़ के अंदर, वो अभी कमजोर है, क्योंकि अभी वो दुश्मन सेना के एकदम से सामने नहीं आ सकता। अभी उसकी पोजीशन कमजोर है। पोजीशन कमजोर या स्ट्रांग होती रहती है। इसलिए चूंकि उसकी पोजीशन कमजोर है, इसलिए अभी तुरंत बाहर नहीं आ सकता। तो अभी वो छद्म रूप में रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। जब उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी तो बाहर निकलेगा। उसी तरीके से अभी आपकी पोजीशन कमजोर है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अभी वीक है, इसलिए आपने छद्म रूप रखा है। आर्टिफिशियल बिहेवियर आप रख रहे हैं। जैसा नार्सिसिस्ट कह रहा है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को रखे हुए हैं। लेकिन ये आपकी कॉन्शियस चॉइस है और हमेशा ये नहीं रहेगा। श्री कृष्ण भगवान ने इस चीज को अप्रूव किया है। उन्होंने ये कहा है कि टाइमिंग के हिसाब से चलो। और याद रखिए, लाइफ का एक बहुत बड़ा रूल है, वो रूल समझेंगे। वो रूल ये है, जो दिखता है वो नष्ट किया जाएगा, जो भी दिखाई देगा नष्ट किया जाएगा। तो आप अभी अपनी अंदर से शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप अपनी शक्ति को दिखा देंगे तो आपकी शक्ति को नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि शक्ति अभी आपकी कमजोर है। जब आपकी शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, अंदर वाली अंदरूनी शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बाहर की शक्ति से ज्यादा मजबूत हो जाए, तो फिर कैमोफ्लेज की जरूरत खत्म हो जाएगी आपको।
तो आप पहली बात तो जिसे आप आर्टिफिशियलिटी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको आर्टिफिशियलिटी कहते हैं वैसे ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है अंदर। लेकिन जैसे ही आप इसको कैमोफ्लेज कहते हैं, जैसे ही आप इसको छद्म रूप कहते हैं, क्यों छद्म रूप इसलिए ताकि आप अंदर से अपनी शक्ति को बढ़ाएं। मैं अंदर से शक्ति को बढ़ाने की बात करता हूं, इसीलिए मैं आपको ये स्पिरिचुअल टेक्निक्स देता हूं। तो अंदर की अगर अगर अंदर की शक्ति नहीं बढ़ाने का विचार है तो फिर छद्म रूप आर्टिफिशियलिटी ही बन जाएगा। अंदर की शक्ति बढ़ाने के लिए छद्म रूप को रखना जरूरी है, ताकि आपकी समय से पहले ही आपके ऊपर कोई अटैक ना कर दे और आप अंदर की शक्ति लगातार बढ़ाते रहें, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो आप इस आर्टिफिशियलिटी या कैमोफ्लेज को खत्म कर दें। तो कैमोफ्लेज इसको कहिए, आर्टिफिशियलिटी इसको मत कहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। अब याद रखिए, नार्सिसिस्टिक स्फीयर में या नार्सिसिस्टिक स्पेस में आपको कौन लेकर के आया? ईश्वर सृष्टि आपको लेकर के आई। ईश्वर सृष्टि में कुछ भी रैंडम नहीं है, ईश्वर सृष्टि बहुत ही प्लान्ड है। हर चीज लॉ के हिसाब से, हर चीज कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से, और कॉज एंड इफेक्ट और लॉज के पीछे इंटेलिजेंट ऑर्डर है। या आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जी रहे हैं। इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीने का मतलब क्या होता है? इस जीवन में जिसको जो भी परिस्थिति दी गई है, वो सब परिस्थितियां उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, उसकी वर्टिकल ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो हमारा जो क्यास है, जो हॉरिजॉन्टली हमारे सामने मौजूद है, उस क्यास में न फंस के हम अपनी वर्टिकल ग्रोथ की तरफ ध्यान दे सके, इस तरह से हमारी लाइफ की सिचुएशंस को यूनिवर्स डिजाइन करता है। इसी को कहते हैं ईश्वर सृष्टि, ऑर्डर ऑफ गॉड, ऑर्डर ऑफ ईश्वरा। ईश्वर सृष्टि है ये। सब चीजें इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है, सिचुएशंस को कस्टमाइज करके इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है ताकि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सके। तो नार्सिसिस्टिक स्फीयर जो है, जब आप नार्सिसिस्ट के हिसाब से अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है? आपके प्राइड के ऊपर चोट पहुंचती है। प्राइड को ही तो खत्म करना है। प्राइड सबसे ज्यादा जरूरी है खत्म करना, क्योंकि जिसके अंदर प्राइड होगा वो बाहर से अपने आप को बड़ा समझेगा, अंदर कमजोर होगा। जिसके अंदर प्राइड नहीं होगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करेगा, वो अंदर से बड़ा हो जाएगा, बाहर से छोटा हो जाएगा। बाहर से अपने आप को ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा समझेगा जो कि ब्रह्मांड के हिसाब से चल रहा है, अंदर से अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र समझेगा। बाहर से केंद्र नहीं समझेगा, बाहर से तो अपने आप को छोटा सा पुर्जा समझेगा। बाहर से तुच्छ समझता है ज्ञानी आदमी अपने आप को, अंदर से यूनिवर्स का सेंटर समझता है। तो जब तक यूनिवर्स का सेंटर नहीं समझेंगे, बाहर से तुच्छ रहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो बाहर से तुच्छ नहीं रहेगा, बाहर से छोटा नहीं रहेगा, उसको जिंदगी बार बार चोट पहुंचाएगी, क्योंकि उतना ज्यादा दिखेगा वो, उतना ज्यादा जिंदगी चोट पहुंचाती है उसके ऊपर। चोट जिंदगी इसलिए पहुंचाती है ताकि आप बाहर से धीरे धीरे पर्सनैलिटी का जो आपका इम्पैक्ट है, वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे वीक होता है, ताकि आपकी एसेंस और आपकी आत्मा स्ट्रांग होती चली जाए। इसलिए बाहर से जीवन आपके ऊपर अटैक करता है बार बार। तो नार्सिसिस्टिक स्फीयर, आपकी नार्सिसिस्टिक स्पेस में जब आप जीते हैं, तो नार्सिसिस्टिक स्पेस को यूज करना सीखिए। वो आपके प्राइड के ऊपर चोट करता है, प्राइड के ऊपर चोट स्वीकार कीजिए। पर्सनैलिटी के ऊपर आपकी अटैक करता है, पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक स्वीकार कीजिए। जब पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक स्वीकार करेंगे तो पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी? पैसिव हो जाएगी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हल्की पड़ जाएगी, पर्सनैलिटी डिफ्यूज हो जाएगी। जितना पर्सनैलिटी डिफ्यूज होगी, उतना आपकी आत्मा स्ट्रांग होती जाएगी, उतना आपकी एसेंस स्ट्रांग होती जाएगी। जानते हैं आत्मा और एसेंस के स्ट्रांग होने का मतलब क्या? आत्मा और एसेंस के, आत्मा या एसेंस के स्ट्रांग होने का मतलब ये है, आपकी हैप्पीनेस बाहर से नहीं आ रही, आपकी हैप्पीनेस अंदर से आ रही है। तो जब वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि नार्सिसिस्ट आपको अपने नैरेटिव का एक हिस्सा बना करके एक डेड कैरेक्टर में बदल देता है, तो वो किस चीज की बात कर रहे हैं? किस ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऑथेंटिक हो जाएगी, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जी सकें। और जब स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स आपको कहते हैं कि आप पर्सनैलिटी के ऊपर कोई चोट पहुंचा रहा है, तो चिंता मत कीजिए, उसे कैमोफ्लेज की तरीके से देखिए। ऑथेंटिसिटी का, पर्सनैलिटी की ऑथेंटिसिटी का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी तो वैसे भी
एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग के द्वारा हमारी बनी हुई है, वो तो देर सवेर वैसे भी खत्म होनी है। उसके अंदर का जो प्राइड है वही आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो नार्सिसिस्टिक स्पेस अगर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक कर रहा है, पर्सनैलिटी को पैसिव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो घबराइए नहीं, उसे यूज कर लीजिए अपने आत्म विकास में, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो इस तरीके से जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते चले जाएंगे और तब आपको जरूरत ही नहीं होगी किसी भी कैमोफ्लेज की धीरे धीरे, और तब आप सो कॉल्ड ऑथेंटिक लिविंग कर सकेंगे। तो ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंदर से स्ट्रांग कैसे बने? अंदर से स्ट्रांग बनने का दो तरीका जरा प्लीज समझिए। पहला तरीका, दोनों तरीके आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जल्दी से बता दे रहा हूं। पहला, जैसे ही जीवन आपको अपमानित करे, जीवन आपको इंसल्ट करे, तुरंत आपको क्या करना है? याद करना है अपने आप को। किसको? मैं देखने वाला हूं, मैं शरीर मन पर्सनैलिटी नहीं हूं, मैं शरीर मन पर्सनैलिटी को देखने वाला हूं। अब आपने क्या शरीर मन पर्सनैलिटी को देखने वाले बन गए, साक्षी। कैसे साक्षी? शरीर को भी देखता है, मन को भी देखता है, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट सब बदलते हैं, उनको देखने वाला जो है वो है आपका साक्षी। इन सबको देखने वाला है वो। क्योंकि ये सब आते जाते रहते हैं ना, हम सब जानते हैं कि शरीर आता जाता रहता है, पहले छोटा था बचपन में, फिर बड़ा हुआ, हम इनसे अलग हैं, तभी तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये आने जाने वाला है, बदलने वाला है। उसी तरह अपने थॉट्स को बदलता हुआ देखते हैं, अपने इमोशंस को बदलता हुआ देखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बदलता हुआ देखते हैं। तो इन सबको बदलता हुआ देखते हैं, यानी हम इससे अलग हैं। पर्सनैलिटी के अंदर के चेंजेस को हम देखते हैं, पहले पर्सनैलिटी दूसरी थी, प्रायोरिटीज दूसरी थी, अब दूसरी हो गई, तो हम इससे भी अलग हैं, जगत से हम अलग ही हैं। तो हम पर्सनैलिटी, मन, बॉडी, फीलिंग्स, जगत, इन सब से अलग हैं, इन सबको देखने वाले हैं। तो इसलिए हम साक्षी हैं, साक्षी बन करके जीना। तो जैसे ही दुनिया हमको चोट पहुंचाएगी, तुरंत साक्षी की याद करेंगे, इससे अलग करके अपने आप को देखेंगे। जो अलग करके नहीं देखता है वो कहता है मेरी इंसल्ट हुई, और जो अलग करके देखता है वो कहता है ये देखो पर्सनैलिटी को चोट पहुंची है, पर्सनैलिटी की इंसल्ट हुई, पर्सनैलिटी की इंसल्ट होते हुए मैं देख रहा हूं, मैं तो इन सब चीजों से अलग हूं। तो पहली चोट जब आपको दुनिया, जैसे ही दुनिया आपके ऊपर चोट करे, तुरंत उससे अपने साक्षी भाव को स्ट्रांग करना है। नंबर 2, दूसरा जो तरीका है, दूसरी जो चीजें हैं, दूसरी चीज है वो ये है कि चोट जब हो जाती है उसके बाद आपके दिमाग में 50 तरीके की थिंकिंग चलती है, डायलॉग चलता है। इंसल्ट को आप अपने दिमाग में बार बार घुमाते हैं, बार बार सोचते हैं, वही बातें सोचते हैं, हाँ, बार बदला लेने की आग सोचते हैं। वही आपको नहीं करना है, वही रोकना है आपको। क्योंकि आपको क्या सोचना है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे खिलाफ बोला है, जिसने इंसल्ट की है, इसके पीछे एग्जिस्टेंस की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस ने ऐसा करवाया है, इसलिए मैं इस व्यक्ति को कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को ना सप्रेस करूंगा, ना इस नेगेटिविटी को सहूंगा, मैं सिर्फ इस नेगेटिविटी को देखूंगा और बार बार ज्ञान की बात याद रखूंगा कि ईश्वर सृष्टि ने ऐसा किया है, इवेंट्स मेरे सामने लाया है, पर्सनैलिटी हर्ट हुई है, मैं सिर्फ देखने वाला हूं, मेरा इस सब चीजों से कोई सरोकार नहीं, मैं इनसे अलग हूं। ऐसा साक्षी भाव लेकर के विटनेसिंग कॉन्शियसनेस के साथ जब आप इसको देखेंगे, तो आपका अंदर का जो एसेंस है, वो अंदर की एसेंस आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। और फिर धीरे 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 जब एसेंस बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, तो आपको कैमोफ्लेज की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे आप आज कहते हैं कि हर्ट हो रही है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है भाई। ये सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या हर्ट हो रहा है? आपके प्राइड हर्ट हो रहा है, जो कि पर्सनैलिटी का ही हिस्सा है। तो पर्सनैलिटी को पैसिव होने दीजिए। ये एक मौका है आपकी एसेंस को या आपकी आत्मा को स्ट्रांग बनाने का।